हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका इस यूट्यूब चैनल आर के एजुकेशन एरेना पे। तो जैसा कि आप सभी को पता है, हमारा बायोलॉजी का सेशन चल रहा था जिसमें लाइफ प्रोसेस के अंदर हमने पिछले चैप्टर यानी कि पहला चैप्टर न्यूट्रिशन को कंप्लीट किया था, जिसमें कि मैंने आपको ह्यूमन न्यूट्रिशन, डाइजेस्टिव सिस्टम जिसे भी कहते हैं, और प्लांट न्यूट्रिशन, इन सब के बारे में बताया था। आज लाइफ प्रोसेस के अंतर्गत ही उसका अगला चैप्टर हम लोग करेंगे, जो कि हमारा है रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन का मतलब क्या होता है? श्वसन। कि पौधे या फिर ह्यूमंस कैसे श्वसन लेते हैं, क्या प्रक्रिया है उसका, तो वो देखते हैं। तो चलिए आज का प्रोसेस स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम जानेंगे कि रेस्पिरेशन होता क्या है। ध्यान से सुनिएगा मेरी बात को। रेस्पिरेशन होता है कि हमारे शरीर में ऊर्जा की आवश्यकता होती है, और वह ऊर्जा जो होती है वह रेस्पिरेशन के कारण यानी कि श्वसन के कारण ही हमें क्या मिलती है, हमारे शरीर को ऊर्जा प्राप्त होती है। इसी प्रक्रिया के द्वारा हमारे शरीर को एनर्जी मिलती है। कैसे मिलती है तो वो एक बार सुनिए। हमारे जो कुछ फूड्स होते हैं यानी कि भोज्य पदार्थ होते हैं हमारे फूड्स, वो फूड्स क्या होते हैं कि जैसे कि उसमें ग्लूकोज होता है, फैट होता है, एमिनो एसिड होता है। ये सब जो फूड होते हैं वो हमारे शरीर में एब्जॉर्ब किए जाते हैं, और उन फूड से ही हमें क्या मिलता है, एनर्जी मिलता है। तो कैसे मिलता है? तो क्या होता है कि जब हम सांस लेते हैं यानी कि श्वसन की क्रिया को करते हैं, तो क्या होता है कि ऑक्सीजन हमारे शरीर में जाता है, और वहाँ एक ऑक्सीडेशन प्रोसेस होता है, जिससे वो फूड्स जो हैं वो छोटे छोटे टुकड़ों में क्या होते हैं, टूट जाते हैं। मैं बता दूं आपको कि वो फूड्स जो होते हैं वो एक केमिकल बॉन्ड के द्वारा आपस में जुड़े हुए रहते हैं। वो क्या होते हैं? एक केमिकल बॉन्ड के द्वारा आपस में जुड़े होते हैं, और जब उनका ऑक्सीडेशन होता है, एक तरह से कहिए तो रासायनिक अभिक्रिया होता है, केमिकल रिएक्शंस होता है, तो वो छोटे छोटे भागों में टूट जाते हैं, और उन्हीं से क्या निकलता है, एक एनर्जी निकलता है, जिसे हम क्या कहते हैं कि केमिकल एनर्जी कहते हैं। क्या कहते हैं हम लोग? केमिकल एनर्जी कहते हैं। और वही एनर्जी हमारे शरीर को ज़रूरत होती है। हम जो भी काम करते हैं, चाहे मैं बोल रहा हूँ, कोई दौड़ रहा है, कोई व्यक्ति किसी प्रकार का कोई भी कार्य करता है, तो उसके लिए वह एनर्जी की आवश्यकता होती है। अब एक चीज़ सॉरी अब होता क्या है कि वो एनर्जी जो हमें मिला, अब वो कहाँ बना? तो हमारे सेल्स के अंदर बना। कहाँ बनता है वो? हमारे सेल्स के अंदर बनता है, यानी कि हमारे कोशिका के अंदर बनता है। हमारे कोशिका के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया होते हैं, ठीक है, साइटोप्लाज्म होते हैं, और इन्हीं के अंदर क्या होता है कि माइटोकॉन्ड्रिया में ही ऑक्सीडेशन रिएक्शन होता है, जिससे क्या बनता है, हमारा एनर्जी बनता है। अब ये सेल में होते हैं, और सेल हमारा क्या है, जीवित कोशिका है, यानी कि लिविंग सेल्स है। तो यह जीवित कोशिका के अंदर यह वर्क होता है। इसीलिए इस एनर्जी, जो एनर्जी हमारा बन रहा है, उस एनर्जी को हम क्या कहते हैं, बायो एनर्जी कहते हैं। बायो एनर्जी उसे हम क्या कर सकते हैं, कह सकते हैं। क्या, कौन सा एनर्जी कह सकते हैं? बायो एनर्जी कह सकते हैं। एक मिनट कौन सा एनर्जी कहते हैं फ्रेंड्स? से बायो एनर्जी कह सकते हैं। बायो एनर्जी। अचानक क्या हो गया इसे? कोई बात नहीं, हम देखते हैं। बायो एनर्जी कह सकते हैं। अब क्या होता है आगे, मेरी बात को और ध्यान से सुनिए कि ये बायो एनर्जी बना। अब ग्लूकोज जो होता है वह जल्दी क्या होता है, टूटता है, बहुत जल्दी टूटता है ग्लूकोज। और ग्लूकोज जो टूटता है तो किसको तोड़ते हैं हम लोग? इस एनर्जी में किसका उपयोग करते हैं? ग्लूकोज को तोड़ते हैं, तभी तो हमें एनर्जी मिलता है। तो वो ग्लूकोज हमारा क्या कहलाता है? वह ग्लूकोज हमारा सेल्यूलर फ्यूल कहलाएगा, यानी कि कोशिकीय ईंधन कहलाएगा। यानी कि कोशिका में जो एनर्जी बन रहा है, उसके लिए, उस एनर्जी को बनने के लिए कौन सा फ्यूल यूज हो रहा है? तो वहाँ पे क्या हो रहा है, ग्लूकोज यूज हो रहा है, या फैट भी कह सकते हैं यूज हो रहा है, या एमिनो एसिड यूज हो रहा है। तो उन्हें हम क्या कह सकते हैं, सेल्यूलर फ्यूल कहते हैं। तो याद रखिएगा कि जो एनर्जी बनती है उसे हम बायो एनर्जी कहते हैं, और जो फ्यूल यानी कि यूज होता है ग्लूकोज, उसे हम सेल्यूलर फ्यूल कहते हैं। अब चलेंगे हम आगे। अब क्या चलेंगे, आपको नॉर्मली रेस्पिरेशन पता लग गया कि क्या होता है, कैसे होता है। अब रेस्पिरेशन दो प्रकार के होते हैं, टाइप्स ऑफ रेस्पिरेशन। यहाँ मैंने दो प्रकार के लिखे हुए हैं, दो टाइप्स के लिखे हुए हैं। एक लिखा हुआ है मैंने एनएरोबिक, एक लिखा हुआ है एरोबिक। एनएरोबिक जो होता है वो होता है, उसे हिंदी में अवायवीय श्वसन कहते हैं, और एरोबिक को वायवीय श्वसन कहते हैं। अब ये अवायवीय श्वसन क्या होता है, मतलब ऐसा
रेस्पिरेशन जो कि ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में हो। ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में हो कहने का मतलब है कि जो हमें एनर्जी जो हम उत्पन्न करेंगे, प्रोड्यूस करेंगे, हमारे शरीर को जो एनर्जी मिलेगी वो अगर विदाउट ऑक्सीजन के प्रेजेंस में मिल रही है तो उसे हम एनएरोबिक कहेंगे, और अगर वह ऑक्सीजन की उपस्थिति में हो रहा है तो उसे हम क्या कहेंगे, एरोबिक कहेंगे। अब पहले हम जानेंगे कि ये ग्लूकोज जो है किस प्रकार से काम करता है, कैसे ये एनर्जी प्रेजेंट करता है। तो यहाँ पे देखिए आप लोग, यहाँ पे क्या है कि ग्लूकोज मैंने बनाया हुआ है, क्या यहाँ पे ग्लूकोज लिया हुआ है। अब क्या होता है कि हमने आपको बताया कि कोशिका द्रव्य, जिसे कि हम लोग क्या कहते हैं, साइटोप्लाज्म कहते हैं। कोशिका द्रव्य को हम लोग क्या कहते हैं, साइटोप्लाज्म, जो कि हमारे सेल्स के अंदर ही होता है। हमारे सेल्स के अंदर, आपने सेल के बारे में पढ़ा होगा तो बहुत कुछ पढ़ा होगा कि सेल के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया होता है, गोल्जी बॉडी होता है, बहुत सारी चीज़ें होते हैं, ठीक है। तो उसी में हमारा ये साइटोप्लाज्म होता है। तो जब इन एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन कहने का क्या मतलब है कि ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में, इन एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन यानी कि ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में साइटोप्लाज्म में जब ये ग्लूकोज टूटता है, क्या होता है, टूटता है, तो यह दो चीज़ बनाता है, एक पाइरूवेट बनाता है और एटीपी बनाता है। एक क्या बनाता है, पाइरूवेट बनाता है, और एक क्या बनाता है, एटीपी बनाता है। अब आप कहिएगा कि ये एटीपी क्या है, तो यही एटीपी जो है, यही एटीपी जो हमारा है, यही एनर्जी है। क्या है, यही क्या है, एनर्जी है, जिसे हम कहते हैं, इसका फुल फॉर्म होता है एडिनोसाइन ट्राईफॉस्फेट। इसका फुल फॉर्म होता है एडिनोसाइन ट्राईफॉस्फेट होता है इसका फुल फॉर्म। तो यही एनर्जी क्या होती है, बनती है। तो अब क्या हुआ कि ये ग्लूकोज जब इन एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन यानी कि ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में पाइरूवेट और एटीपी बनाया, तो ये क्या बना, ये एनर्जी आया। लेकिन ये एनर्जी क्या हुआ, बहुत ही कम मात्रा में बना, क्योंकि ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में हो रहा है। तो ये एनर्जी क्या हुआ, बहुत ही कम मात्रा में बना। तो अब ये एनर्जी कम मात्रा में रिलीज हुआ, तो इससे हमारे शरीर को उतना फ़ायदा नहीं होता है और एनर्जी की ज़रूरत होती है। अब हम क्या कहते हैं कि फिर इस पाइरूवेट से हम एनर्जी और निकालते हैं। तो इस पाइरूवेट से 3 टाइप्स में एनर्जी निकलते हैं। अब इस पाइरूवेट का इन एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन में फिर से होता है रिएक्शन। इन एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन में जब फिर से यानी कि ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में फिर से ये पाइरूवेट टूटता है, तो ये क्या बनाता है, इथेनॉल बनाता है और CO2 बनाता है। क्या बनाता है, इथेनॉल और CO2 बनाता है। CO2 जो कि हमारे एटमॉस्फेयर में क्या हो जाता है, रिलीज हो जाता है। और यह प्रक्रिया कहाँ होती है, ईस्ट में होती है। कहाँ होती है, ईस्ट में। और इसमें भी बहुत कम मात्रा में एनर्जी हमारा निकलता है। उसी तरह से फिर से इन एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन यानी कि फिर से ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में हमारा मसल सेल्स मैंने लिखा हुआ है, इसका मतलब हुआ कि पेशी कोशिका में अब होता है। फिर से पेशी कोशिका, हिंदी में क्या कहते हैं, पेशी कोशिका। पेशी कोशिका में फिर से इसका विखंडन होता है। क्या होता है, विखंडन होता है, डिफ्यूजन होता है, फ्यूजन होता है। अब ये विखंडन हो गया तो फिर से ये क्या बन गया, यहाँ से हमारा लैक्टिक एसिड बन के आता है। क्या बन के आता है, लैक्टिक एसिड। ये लैक्टिक एसिड जो है हमारी मांसपेशियों में क्या हो जाता है, संचित हो जाता है, यानी कि हमारी मांसपेशियां इसे गैन कर लेती हैं। और यही लैक्टिक एसिड जब ज़्यादा संचित हो जाता है, ज़्यादा मात्रा में हमारी मांसपेशियों में होता है, तो हमें जो चलने में, दौड़ने में या कोई भी कार्य करने में जब मांसपेशियों या जोड़ों में बहुत तेज़ दर्द होने लगती है, तो वो किसके कारण होता है, यही लैक्टिक एसिड के कारण होता है। अब यहाँ पे जानिए, अब फाइनल राउंड आया कि अगर इस ग्लूकोज से जो ये पाइरूवेट बना, इस पाइरूवेट को इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन यानी कि अब ऑक्सीजन की उपस्थिति में, यहाँ पे मैंने ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में 2 बातें आपको बताई कि ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में क्या बनता है, एक जगह इथेनॉल और CO2 बनेगा, ईस्ट में अभिक्रिया करेगा तो, और मसल सेल्स में अभिक्रिया करेगा तो लैक्टिक एसिड बनेगा। और क्या होता है इससे आपको पता लग गया। अब इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन यानी कि ऑक्सीजन की उपस्थिति में जब क्या होता है कि इस पाइरूवेट का विखंडन होता है, तो ये क्या बनाता है, CO2 बनाता है, H2O बनाता है, और साथ ही साथ क्या बनाता है, एनर्जी बनाता है, यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड बनाएगा
और वाटर बनाएगा और साथ ही साथ एनर्जी रिलीज होगा, जिसमें कि ये कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर क्या होता है, बाहर निकल जाता है। चाहे हमारे शरीर से हो या प्लांट के शरीर से हो, ये क्या होते हैं, बाहर निकल जाते हैं और हमारा एनर्जी। अब ये जो एनर्जी आई ये बहुत ही अधिक मात्रा में आई, कंप्लीट ऑक्सीडेशन हुआ, यानी कि इसका ऑक्सीकरण जो हुआ वह बहुत अच्छे तरह से हुआ और इससे बहुत अधिक मात्रा में एनर्जी आई। अब ये होता कहाँ है, तो जैसे मैंने बताया कि ये मसल सेल्स में हुआ, ये ईस्ट में हुआ, यहाँ ऊपर साइटोप्लाज्म में हुआ। ये कहाँ होता है, तो ये होता है माइटोकॉन्ड्रिया में, माइटोकॉन्ड्रिया, जिसे कि आप लोग पढ़े होंगे कि इसे पावर हाउस कहा जाता है हमारे शरीर का, या ऊर्जा गृह कहा जाता है हमारे शरीर का माइटोकॉन्ड्रिया को। क्योंकि अब देखिए मैं आपको बताता हूँ, हमारा पूरा शरीर जो है सेल्स से मिलकर बना होता है और हमारे बॉडी में बहुत सारे सेल्स हैं, इतने सेल्स हैं कि उनकी गिनती नहीं की जा सकती है। तो अब क्या होता है कि हर एक सेल्स के अंदर बहुत सारी चीज़ें होते हैं, जैसे कि ये साइटोप्लाज्म होता है, न्यूक्लियस होता है, माइटोकॉन्ड्रिया होता है, गोल्जी बॉडी होता है। तो उसी में जो ये माइटोकॉन्ड्रिया होता है, इस माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर क्या बनता है, हमारा ऑक्सीडेशन अभिक्रिया होता है। क्या होता है, ऑक्सीडेशन अभिक्रिया होता है। वो कैसे होता है, वो हम जब ह्यूमन का डाइजेस्टिव सिस्टम पढ़ेंगे तो आपको मैं ह्यूमन का रेस्पिरेटरी सिस्टम पढ़ेंगे तो उसमें मैं बताऊंगा। तो ये माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर ऑक्सीडेशन होता है और सबसे ज़्यादा एनर्जी हमारे बॉडी को मिलता है। और ये माइटोकॉन्ड्रिया क्या होता है, हमारे शरीर के हर एक सेल्स में पाया जाता है। जैसे अभी मैं बोल रहा हूँ तो बोलने में जो एनर्जी लग रही है, तो अभी हमारे जीभ का जो सेल्स होगा, उस जीभ के सेल्स में बहुत ज़्यादा, जीभ के सेल्स के अंदर जो माइटोकॉन्ड्रिया होगा वो ज़्यादा वर्क करेगा और उससे क्या होगा कि बनेगा, ठीक है, एनर्जी बनेगी, हमें एनर्जी मिलेगी। ये चीज़ें हैं। अब ये होता कैसे है, अब यहाँ ध्यान दीजिए, ये हमारा है ग्लूकोज, क्या है, ग्लूकोज है, C6H12O6। आप जानते हैं कि ग्लूकोज का फॉर्मूला होता है। अब इस ग्लूकोज को जब ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कराया जाता है, जहाँ कहाँ, एंजाइम के प्रेजेंट में, एंजाइम भी प्रेजेंट हो और ऑक्सीजन को किया जाता है, तब इसका क्या होता है, ऑक्सीडेशन होता है। और इस ऑक्सीडेशन होने के साथ हमारा क्या बाहर निकलता है, 6CO2, 6H2O और एनर्जी, यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर बाहर निकलता है, जो कि एटमॉस्फेयर में चला जाता है और एनर्जी हमारा क्या होता है, हमारे शरीर में बन जाता है। तो ये इसी प्रोसेस के थ्रू, इसी केमिकल रिएक्शंस के थ्रू हमें क्या मिलती है, एनर्जी मिलती है। तो ये था ओवरऑल की रेस्पिरेशन सिस्टम क्या होता है, कैसे होता है, हमारे शरीर को एनर्जी कैसे मिलती है। अब थोड़ा सा हम पढ़ेंगे कि यही न्यूट्रिशन जो है वो प्लांट में कैसे होता है, कैसे होता है, न्यूट्रिशन कहते हैं, रेस्पिरेशन इन प्लांट, रेस्पिरेशन इन प्लांट। अब प्लांट में रेस्पिरेशन कैसे होता है, अब मेरी बात को आप लोग ध्यान से सुनिएगा कि प्लांट में भी रेस्पिरेशन प्लांट में भी रेस्पिरेशन सेम प्रोसेस से होता है। किस प्रोसेस से होता है, सेम प्रोसेस से होता है। होता क्या है कि देखिए, अब प्लांट के पास जो है कोई भी ना ही रेस्पिरेटरी सिस्टम है और ना ही रेस्पिरेटरी ऑर्गन है, जिससे कि वह, जैसे हमारे पास है ना, नाक है और फेफड़ा है, लंग्स है, जिससे हम लोग श्वसन लेते हैं। तो प्लांट्स के पास ना ही कोई रेस्पिरेटरी सिस्टम है और ना ही कोई रेस्पिरेटरी ऑर्गन है, जिससे कि वो क्या कर सके, सांस ले सके। तो क्या होता है कि प्लांट्स की पत्तियाँ, प्लांट्स के तने और प्लांट्स के रूट, प्लांट्स की पत्तियाँ, प्लांट्स के तने और प्लांट्स के रूट, इनमें क्या होता है कि छिद्र होते हैं छोटे छोटे। जैसे पत्तियों के छिद्र के बारे में मैंने आपको बताया था, स्टोमेटा। क्या बताया था, स्टोमेटा के बारे में बताया था। तो क्या होता है कि उन्हीं छिद्र से वो क्या करते हैं कि ऑक्सीजन को अंदर लेते हैं, या फिर जब फोटोसिंथेसिस करते हैं तो CO2 भी उसी छिद्र से क्या लेते हैं, वो अंदर लेते हैं। और प्लांट की जड़ें जो होती है वो मिट्टी के अंदर धसी हुई होती है, और उस मिट्टी के अंदर जो खाली स्थान होते हैं, उस मिट्टी के अंदर जो खाली स्थान होते हैं, उनमें जो ऑक्सीजन्स भरे होते हैं, उनसे क्या लेते हैं, वो ऑक्सीजन्स लेते हैं और अपना रेस्पिरेशन सिस्टम करते हैं। तो किसके थ्रू करते हैं, प्लांट्स, पत्ती यानी लिप्स के थ्रू, तने के थ्रू और जड़ के थ्रू यानी कि रूट के थ्रू करते हैं। अब देखिए, अब दो प्रक्रियाएं होती हैं प्लांट्स में, एक होता है फोटोसिंथेसिस और एक होता है रेस्पिरेशन। दो भी प्रक्रिया होती है। अब देखिए, जब मैंने
न्यूट्रिशन बताया था प्लांट्स में, तो उस समय अभिक्रिया नहीं बताई थी। क्या नहीं बताई थी? अभिक्रिया हमने नहीं बताया था, तो ध्यान में भी नहीं रहा था। तो उसको अब यहाँ पे आप लोग समझ लीजिएगा कि कैसे भोजन बनाता है। जब फोटोसिंथेसिस होता है प्लांट में तो क्या होता है कि 2H2O, यानी ये क्या हुआ? वाटर हुआ। इस वाटर पे यानी कि ये कहाँ उपस्थित है? तो पत्तियों में। यह कहाँ उपस्थित है? पत्तियों में उपस्थित है। अब सन लीव्स पे यानी कि पत्तियों पे जब क्या पड़ता है? सनलाइट पड़ता है। क्या पड़ता है? सनलाइट पड़ता है। हमारा इन पत्तियों पे क्या पड़ता है? सनलाइट पड़ता है। तो ये 2H2O जो है, ये 2H2 प्लस 2O2 में क्या होता है? टूट जाता है। 2H2 प्लस 2O2 में टूट जाता है। ये फोटोसिंथेसिस के समय हो रहा है, ध्यान रखिएगा, कंफ्यूज मत होइएगा। फोटोसिंथेसिस, ये चीज़ें हो रही हैं फोटोसिंथेसिस के समय कि ये 2H2O पर जब सनलाइट पड़ा, हमारे लिप्स में 2H2O है, उस पर सनलाइट पड़ा, तो ये 2H2 प्लस 2O2 में क्या हो गया? टूट गया। अब क्या होगा? यहाँ से 2O2 जो है ये क्या हो जाएगा? रिलीज हो जाएगा एटमॉस्फेयर में। क्या हो जाएगा? रिलीज हो गया एटमॉस्फेयर में। क्या हो गया? ये रिलीज हो गया। जो ऑक्सीजन एटमॉस्फेयर फोटोसिंथेसिस करने के दौरान पौधे बनाते हैं वो रिलीज हो गया, जिससे हम लोग क्या करते हैं? श्वसन प्रक्रिया में अंदर लेते हैं, रेस्पिरेशन में क्या करते हैं? अंदर लेते हैं। ठीक है, यहाँ तक बात समझ में आ गई। और H2 जो है इसे क्या कर लिया? स्टोर कर लिया। इसे भी स्टोर किया। क्या किया? इसे भी स्टोर किया। और साथ ही साथ इसे स्टोर करने के साथ ही साथ जो फोटोसिंथेसिस के समय CO2 जो लिया था एटमॉस्फेयर से, प्लांट्स ने CO2 लिया था ना, वो CO2 जो लिया था उसको भी क्या कर लिया? स्टोर कर लिया। प्लांट्स ने स्टोर कर लिया। यहाँ से आपको न्यूट्रिशन भी समझ में आ जाएगा प्लांट का कि कैसे न्यूट्रिशन होता है। ध्यान दीजिए। अब क्या होगा कि ये H2 और ये CO2 ये जब आपस में मिलेंगे तो ये क्या बना देंगे? C6H12O6। क्या बना दिया? ग्लूकोज बना दिया। इन दोनों को जो स्टोर किया गया इनसे क्या बन गया? C6H12O6 ग्लूकोज बन गया। और ये खाना बन गया प्लांट का। खाना किस तरह से प्लांट का बना? फोटोसिंथेसिस के दौरान आपने देख लिया, ये क्या बन गया? प्लांट्स का खाना बन गया, प्लांट्स का फूड बन गया। अब क्या होगा? आते हैं नाइट में। अब इस प्लांट को भी तो एनर्जी की आवश्यकता है। इस प्लांट को भी क्या है? एनर्जी की आवश्यकता है। अब ये प्लांट एनर्जी कैसे लेगा? तो जिस तरह से अभी बताया था वैसे ही लेगा। अब क्या होगा कि ये C6H12O6 ये जो एनर्जी है ये फिर उसी के साथ रिएक्ट करेगा। किसके साथ? O2। अब रात में, नाइट में क्या हुआ? प्लांट ने क्या लिया? ऑक्सीजन ले लिया अंदर। दिन में वह ऑक्सीजन को छोड़ रहा था, CO2 अंदर ले रहा था। क्यों? क्योंकि भोजन उसे बनाना था। लेकिन रात में उसी भोजन को फिर एनर्जी में कन्वर्ट करना है और रेस्पिरेशन प्लांट को भी करना है। लेकिन एक बात ध्यान में रखिएगा कि प्लांट्स जो होते हैं वो CO2 ज़्यादा रिलीज़ करते हैं। CO2 क्या करते हैं? ज़्यादा रिलीज़ करते हैं और O2 कम लेते हैं। ऑक्सीजन कम लेते हैं, CO2 ज़्यादा रिलीज़ करते हैं। अब C6H12O6 जो हमारा ग्लूकोज है उसका जब ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया हुआ तो आपको पता है कि 6CO2 प्लस 6H2O प्लस क्या निकला? एनर्जी निकला। क्या निकला? एनर्जी निकला। अब ये एनर्जी प्लांट को मिल गई जो कि ज़रूरत है हर एक जीव को, तो प्लांट को एनर्जी मिल गई। और साथ ही साथ ये 6CO2 और 6H2O ये क्या हुआ? एटमॉस्फेयर में रिलीज़ हो गया। क्या हो गया? ये रिलीज़ हो गया, यानी कि ये बाहर निकल गया। इसकी कोई ज़रूरत है, जिससे कि आप देखते भी होंगे कि सुबह सुबह पत्तियों पे जो वाटर वेपर्स होते हैं तो ये क्या हुआ? बाहर निकल गया और प्लांट को क्या मिल गई? एनर्जी मिल गई। तो ये नाइट में हुआ और ये क्या हुआ? दिन में हुआ। अब मैक्सिमम प्लांट्स जो हैं वो क्या करते हैं? दिन में CO2 लेते हैं और रात में ऑक्सीजन को क्या करते हैं? छोड़ते हैं। बस कुछ एक प्लांट्स एक्सेप्शंस है जिन्हें छोड़कर जो रात में भी ऑक्सीजन ही छोड़ते हैं, जैसे कि हमारा तुलसी का पौधा हुआ। ठीक है, तो उसके बारे में भी नहीं जानेंगे। बस ये जान ले कि किस प्रकार से दिन में फोटोसिंथेसिस के तरह प्लांट ने न्यूट्रिशन किया अपना, और फिर उसी न्यूट्रिशन से जो ग्लूकोज बना था उसको रात में O2 के सहायता से किस तरह से एनर्जी बनाया और कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर को क्या किया? रिलीज़ किया। तो उम्मीद है कि आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा। अब इससे आगे जो है नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। आज के लिए इतना ही रखते हैं। उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और किसी प्रकार की क्वेरी हो तो कमेंट जरूर कीजिए। थैंक यू वेरी मच।